हरि ओम। मित्रों, फलित ज्योतिष के अंतर्गत आज जो बृहद जातकम का 9वां पाठ है, यह अति महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ को आपके समक्ष में रखना चाहता हूं, जिसमें 9वें पाठ के अंतर्गत गर्भक्षेम एवं संतति शुभाशुभत्व परिज्ञान है। अर्थात जो गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत ज्योतिष फलित शास्त्र समग्र स्थितियों का निदर्शन करता है, उसी क्रम में गर्भ की स्थिति कैसी होगी, क्षेम कारक होगा अथवा अनिष्ट कारक होगा। साथ ही संतति का जो शुभाशुभत्व परिज्ञान है वह कैसे होगा, इस पाठ के माध्यम से आपको बताया जाएगा। इस पाठ में गर्भाधान हेतु सही काल क्या हो सकता है, इसका ज्ञान, साथ ही पुत्र होगा गर्भ में या पुत्री होगी, अथवा दोनों होंगे, युग्म होंगे, अथवा नपुंसक हो गया, अथवा किसी प्रकार के गर्भ में विकलांगता होगी अर्थात विकलांग होगा, अथवा उत्पन्न होने के बाद विकलांग होगा या हीन होगा या मूर्ख होगा आदि इस प्रकार के अंधकत्व सदृश बहुत प्रकार के जोगों को गंभीरता पूर्वक विचार किया गया है। इस पाठ के बाद में आपको बता दें, आधान लग्न ही इसका मुख्य अंग होता है। अर्थात जब गर्भधारण स्त्री करती है उस काल के आधार पर ही इसका सारा फलादेश, सारी प्रक्रिया निर्धारित है। अतः गर्भस्थ संतति के समस्त गुण शुभाशुभ परिज्ञान के विषय में इस अध्याय में आपको बताया जाएगा। और उचित आधान लग्न के अभाव में उचित फलादेश प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। अतः आधान लग्न का सही होना, उसके शारीरिक अंग की पुष्टता, गर्भस्थ शिशु की संरक्षा एवं गर्भ के प्रसव के अनंतर क्या क्या स्थितियां बदलेंगी, इस सारी स्थितियों का निर्दर्शन किया गया है। आप देखिए, भगवत गीता में मानव शरीर को एक क्षेत्र कहा गया है, अर्थात भूमि है। समय समय पर इसमें उत्तम बीज बोने पर तथा समय समय पर इसका सिंचन, जैविक आदि स्थितियां या खाद बीज जैसा आप समझते हैं लोक में वैसा डालने के बाद यथाकाल अन्न की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार सही समय पर आधान होने पर यथाकाल धर्मानुचरण करने वाली संतति भी हमें उत्पन्न होती है। वर्तमान समय में यदि आप देखें तो संतति अपने माता पिता, गुरु भाई इत्यादि के साथ जो संबंध में प्रगाढ़ता नहीं रख पाता, संबंध में जो विविध प्रकार के विकार आते हैं, ये संस्कार जन्य भी हो सकते हैं। इसमें ग्रह कारण होते हैं। यदि हमारे संस्कारों का उचित काल में निदर्शन करना है तो ज्योतिष के अनुरूप हम करें, तब यह संस्कार हमारे पूर्णता के साथ गुण देते हैं। और यदि धर्मानुरूप हम संगम काल में मैथुन क्रिया से जिस संतति को उत्पन्न करते हैं, वह संतति हमारे जो ज्योतिष के फलादेश की प्रक्रिया, उन समस्त प्रक्रियाओं पे खरा उतरता है और उसका फलादेश हमारे लिए बड़ा ही संतोषजनक होता है। मित्रों, आपके समक्ष बताएंगे कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है, इस पाठ को क्यों पढ़ें। देखें, आप किस ग्रह स्थिति अथवा लग्न में गर्भाधान करना चाहिए, इसका ज्ञान बड़ा जरूरी है। इस तथ्य से आप सुविदित हो जाएंगे यदि इस पाठ को आप पढ़ते हैं। साथ ही किस प्रकार के ग्रह जोग में हम मैथुन क्रिया करें तो पुत्र, पुत्री, जुग्म, नपुंसक आदि स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अतः इसका पूर्वक ज्ञान कर लेने पे आसानी से हम इनकी विपत्तियों, इनकी कमियों से बच सकते हैं और एक सुंदर संतति को उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही गर्भस्थ शिशु के प्रति मास में होने वाले जो अवयव की वृद्धि होती है, कलल, घनांकुरास्थि, चर्मांगज, चेतनता आदि जिन विषय का विस्तृत विचार आपके समक्ष किया जाएगा, इनके कारण भूत जो हमारे ग्रह होते हैं, इनके द्वारा इनके माता पिता का शुभत्व, सुख दुख आदि के बारे में भी हम ज्ञान कर सकते हैं। साथ ही निषेक काल ज्ञान के द्वारा गर्भस्थ शिशु के समय का सही निर्धारण, प्रसव कब होगा, कैसी स्थिति में होगा, इसका ज्ञान हम कर सकते हैं। आइए आपके समक्ष गर्भ पुष्टि परिज्ञान के लिए आचार्य क्या कहते हैं। आप देखें, आचार्य कहते हैं कि गर्भाधान के समय किस प्रकार की शुद्धि होनी चाहिए
और प्रसव सुखपूर्वक हो। इसके लिए आचार्य क्या कहते हैं कि शशांक लग्नोपगत शुभग्रह त्रिकोण जायार्थ सुखास्पद स्थित तृतीय लाभर्क्षगतश्च पापक सुखी तु गर्भो रविणा निरीक्षिता। ये इसकी व्याख्या आप देखें। आचार्य क्या कहते हैं कि आधान लग्न निश्चित कर लेने के पश्चात जो हमारी ग्रह स्थिति का निर्धारण होना चाहिए, कौन सा ग्रह कहाँ पे है, पापग्रह कहाँ है, शुभग्रह कहाँ है, इनकी स्थितियां कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, तो आधान काल में लग्न और चंद्र के स्थान में अथवा पंचम नवम सप्तम द्वितीय चतुर्थ और दशम स्थान में शुभग्रह हों और तृतीय तथा एकादश स्थान में पापग्रह हों, या लग्न या चंद्र पर सूर्य की दृष्टि हो, इस प्रकार के काल में किए जाने वाले गर्भाधान से प्रसव पर्यंत गर्भ की पुष्टता रहती है। इस प्रकार के ग्रह जोगों को जैसे देखें आप, एक कल्पित उदाहरण आपके समक्ष गर्भाधान हेतु कल्पित लग्न चक्र निर्धारण किया गया है। लग्न में चंद्र की स्थिति, चंद्रमा पूर्ण रूप से लग्न को गुरु देख रहा है, धनु लग्न की यह कुंडली है, बुध शुक्र हमारे केंद्र में विराजमान हैं और जो पापग्रह हैं जैसा कि हमने कहा कि त्रिषडाय में हों तो मंगल शनि तृतीय भाव में है, सूर्य एकादश भाव में है। इस प्रकार से पोस्ट गर्भ की संसूचना यह चक्र दे रहा है। मित्रों, गर्भस्थ शिशु का पुंग स्त्री जुगलत्व परिज्ञान है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये पहले भी काल में इसका प्रयोग होता था, आज भी होता है कि जिसके पास 2-4 लड़कियां हैं वो चाहता है कि हमें पुमान संतति, पुत्र संतति पैदा हो। जहां पुत्रों की अधिकता है वहां कन्या संतति हो। कहीं कहीं युगल आज भी देखा जाता है कि द्वंद्व दोनों होते हैं, लड़का भी लड़की भी, अथवा गर्भ में दोनों लड़का अथवा गर्भ में दोनों लड़की, इस प्रकार की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। इसके लिए आचार्य क्या कहते हैं कि किस प्रकार से हम जानें कि हमें मेल चाइल्ड होगा अर्थात पुरुष होगा या स्त्री गर्भ में होगी। इसके लिए आचार्य कहते हैं, आप देखें, ओजर 6 पुरुषांश केशु बलिभिर लग्नार्क गोरविंदुभिः पुंजन प्रपदेत समांस कगतैर युग में सुतैर योषितः गुरुवर कौ विषमे नरम शिशितौ वक्रश्च जुग में स्त्रियम द्वयंगस्था बुधभिक्षणाच्च जमलौ कुर्वन्ति पक्षेष्वके। इसकी व्याख्या आप देखें, यद्यपि अन्वय आदि भी आपके समक्ष दिखाया जा रहा है, लेकिन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा इसकी व्याख्या को आप देखें तो क्या कहते हैं, यदि आधान काल में विषम राशि में विषम नवमांश में बलवान लग्न सूर्य और गुरु स्थित हो तो पुत्र का जन्म कहना चाहिए। ये सभी लग्न सूर्य गुरु यदि आधान काल में समराशि में नवांशगत हों, सम नवांशगत हों तो पुत्री का जन्म कहना चाहिए। इनके साथ ही सभी ग्रह की स्थिति विषम समराशिगत या विषम सम नवांशगत हो, ऐसी स्थिति बड़ी ही कम प्राप्त होती है। आचार्य यहाँ पे क्या कहते हैं कि यदि आधान काल में बृहस्पति सूर्य विषम राशि में स्थित हो तो पुत्र तथा चंद्र शुक्र और मंगल सम राशि में हो तो पुत्री का जन्म। यदि गुरु और सूर्य विषम राशिगत होकर के ये चंद्र शुक्र और मंगल सम राशिगत होकर दिशाभाव राशि के नवमांश में हो और उस पे बुध देख रहा है तो जुड़वा संतति जिसको बोलते हैं युगल संतति का योग यह होता है। यहाँ पर दोनों ग्रह पुरुष दिशा भाव नवमांश में हों तो 2 पुत्र, 2 स्त्री ग्रह हों वहां पे नवमांश में तो जुगल गर्भ में जो होती हैं पुत्री ही 2 पुत्रियां होती हैं, ऐसा भी आदेश करने का प्रविधान है। आचार्य कहते हैं, देखिए आप पुत्र संतति हेतु कल्पित आधान लग्न एवं नवमांश के आधार पर आप देखें, यहां धनु लग्न की कुंडली है, लग्नेश बृहस्पति पूर्ण रूप से देख रहा है, चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान है और सूर्य जो है तुला राशि का होकर के एकादश भाव में है। नवमांश चक्र में देखें, सूर्य लग्न में विद्यमान है, चंद्रमा सप्तम में विद्यमान है, गुरु नवम में विद्यमान है। ऐसी स्थिति में आप विचार करें तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुत्र पुत्री के ज्ञान के लिए यह ऊपर वाला जो चक्र है वह पुत्र के लिए और द्वितीय जो चक्र आपको दिखाया जाता है पुत्री संतति के लिए है, जहां चंद्रमा पूर्ण रूप से स्त्री ग्रह होने के कारण लग्न को देख रहा है, पंचम भाव में गुरु विराजमान है। साथ ही नवमांश चक्र आप देखें तो लग्न में कर्क के नवमांश में गुरु विद्यमान है, सूर्य
मीन राशि का होकर के नवम भाव में चंद्रमा एकादश भाव में नवमांश चक्र में विद्यमान है, ऐसी स्थिति में कन्या संतति होती है। यदि दोनों को लिए देखें कि जुगल संतति कब होगी, यमल संतति, इसके लिए आप देखें तो ये चक्र आपके समक्ष दिख रहा है। ये मेष लग्न की कुंडली है, एक कल्पित की गई है, जिसमें चतुर्थ स्थान में चंद्रमा विराजमान है, पंचम स्थान में गुरु विराजमान है, शुक्र और बुध दशम में विराजमान है, सूर्य और मंगल एकादश भाव में है। इस प्रकार से नवमांश बुध का है जिसमें शुक्र विराजमान है, चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, गुरु और मंगल सप्तम भाव में होकर के पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, बुध और सूर्य दशम भाव में है। ऐसी स्थिति में जिस गर्भ की परिकल्पना होगी वो जुगल के लिए होगा। या अगर ये दोनों स्त्री ग्रह बल मजबूत हों तो 2 कन्याएं होती हैं, अगर 2 पुरुष ग्रह वहां पे हों तो पुरुष ग्रह ही गर्भ में होते हैं। आचार्य ने बड़ी गंभीरता से सारी बातों का विचार किया गया। यहां कहते हैं क्या, देखें आप कि पुंग स्त्री जन्म योग के साथ बहुत सारे उन्होंने श्लोकों को बताया है। आगे कहते हैं क्या कि विहाय लग्नम विषमर्क्ष संस्था सौरोपि पुंजन मकरो विलग्नात् प्रोक्त ग्रहाणाम अवलोक वीर्यम वाच्य प्रसूतौ पुरुषोंगनाच। ये आचार्य यहाँ पे व्याख्या में क्या कहते हैं, वस्तुतः देखिए कि लग्न को छोड़कर अन्य विषम भाव में आधान काल में यदि विषम राशि में शनि स्थित हो तो पुरुष संतति को जन्म देता है। साथ ही आधान काल से अथवा जन्मकालिक लग्न की स्थिति से यदि पुम स्त्री जमल संतति बोधक ग्रह योगों के बलाबल के द्वारा भी आप चाहें तो अपनी बुद्धि के द्वारा पुरुष स्त्री या जमल संतति क्या होगा इसका विचार आप कर सकते हैं। ये बड़ा ही एक प्रमुख विधा है नपुंसक के जन्म के परिज्ञान में, जिसको षटक्लीब योग कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बड़ा प्रसिद्ध है कि 6 प्रकार के योगों का निर्माण होता है जो क्लीब अर्थात नपुंसक होते हैं। इसकी ग्रह स्थिति क्या रहती है, इसको कैसे जानेंगे कि गर्भ में विद्यमान जो है वो क्लीब है अथवा नपुंसक है। एक तो आधान कुंडली के द्वारा, दूसरा जन्म के पश्चात भी इसकी स्थितियों का परिज्ञान करते हैं। आचार्य कहते हैं क्या कि 6 प्रकार के नपुंसक जो कौन है, देखें अन्योन्यम यदि पश्यतः शशिरवि जद्यार्की सौम्यावपि वक्रो वा समगम दिने समसमे चंद्रोदयौ चेतिस्थितौ जुग्मौ छर्ज गताव पिंदु शशिजौ भूम्यात्मजे नेक्षितौ पुं भागे शीतलग्न शीत किरणः षट्क्लीब जोगास्त्रिमे। इस प्रकार से आचार्य कहते हैं क्या, आप देखें 6 प्रकार के नपुंसक संतति उत्पन्न होने वाले योगों को बता रहे हैं। देखिए नपुंसक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो स्त्री एवं पुरुष जिसके जो अपने गुप्तांगों से विहीन होते हैं, दूसरे वे होते हैं जिनमें स्त्री पुरुष के परस्पर विपरीत स्थिति में गुणधर्म आ जाया करते हैं। वस्तुतः इस प्रकार की स्थितियां समाज में भी देखने को मिलती हैं। अब देखें आप प्रथम क्लीब योग कैसे बनता है। कहते हैं सम राशिगत चंद्रमा और विषम राशिगत सूर्य की परस्पर दृष्टि हो। द्वितीय योग के लिए कहते हैं सम राशिगत शनि तथा विषम राशिगत बुध की परस्पर दृष्टि हो। तृतीय में कहते हैं कि सम राशिगत सूर्य को विषम राशिगत मंगल देख रहा हो। चतुर्थ कहते हैं कि सम राशिगत चंद्रमा हो और विषम राशिगत लग्न पर मंगल की परस्पर दृष्टि हो। इस प्रकार 5वें योग में आचार्य बताए कि सम राशिगत चंद्रमा और विषम राशिगत बुध इन दोनों पर मंगल की परस्पर दृष्टि हो। और अंतिम योग आचार्य कहते हैं, जैसा कि श्लोक में भाव है, कि शुक्र लग्न और चंद्र यह तीनों पुरुष नवमांश में हो तो भी 6वां और अंतिम ग्रह योग इससे निष्पन्न होता है। मित्रों, इनके आधार पर कुछ चक्र आपको दिखाएं। प्रथम एवं द्वितीय नपुंसक जो कल्पित है, देखें चक्र में मीन लग्न की कुंडली है और दूसरी कर्क लग्न का, लग्न में चंद्रमा विद्यमान है, दशम भाव में सूर्य है, एक स्थिति है। दूसरी स्थिति में बुध लग्न में है और शनि जो है चतुर्थ भाव में है। इस प्रकार के योगों का निर्माण होता है। आगे देखें तृतीय और चतुर्थ प्रकार से, जिस प्रकार से जितने भेद उन्होंने क्लीब योग की किया उसके आधार पर तीसरा और चौथा जो ग्रह योगों के आधार पर नपुंसक का ज्ञान है वो है। इसी प्रकार पंचम और षष्ठ के द्वारा यानी 6 योगों के द्वारा उदाहरण के माध्यम से भी आप यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ मेष लग्न की कुंडली ली गई है
तुला लग्न की कुंडली ली गई है और इनके आधार पर ग्रह स्थिति देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किन प्रकार के योगों में नपुंसक का जन्म ज्ञान होता है। मित्रों, इस प्रकार की बहुत सारी प्रविधि आप देखिए 5वीं शताब्दी में आचार्य बाराह ने किस प्रकार की वैज्ञानिकता को वर्णन किया, जिससे हम गर्भस्थ शिशु के बहुत सारे विषयों का, बहुत सारे स्थितियों का ज्ञान सरलता से कर लेते हैं। और इसी क्रम में गर्भस्थ शिशु 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, इसकी भी चर्चा है। आचार्य जी यहाँ पे कहते हैं कि युग में चंद्र सितौ तथौज भवने सूर्यज्ञार जीवोदया लग्नेन्दु निर्निरीक्षितौ च समगौ युग्मे सुवा प्राणिनः कुर्युस्ते मिथुनम सद्ग्रहोदयगतान् द्वैंगांसकान् पश्यति स्वांसे ज्ञे त्रितयम ज्ञकांस कवसाद युग्मम त्वमि श्रम समम। अर्थात गर्भ में 1 जीव होगा, 2 होगा, 3 होगा, कितने होंगे, इन सब की ग्रह स्थितियों का भी निरूपण किया गया है, जिसको आप आधान कुंडली के आधार पर जान करके और उस दंपति को इसका ज्ञान करा सकते हैं, जिससे सरलता और संरक्षा पूर्वक अपने संतति को वह उत्पन्न कर सके। मित्रों, धन्यवाद। अगले दिन इसके शेष भाग अवशिष्ट को पढ़ने के लिए हम लोग उपस्थित होते हैं। पुनः सबको धन्यवाद।